स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं दीक्षा शर्मा और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से क्योंकि कैबिनेट बैठक भी आज थी, ये सेशन के दौरान ही सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली थी। फिलहाल इस मीटिंग में कितने फैसले संभावित है, क्योंकि 5:30 बजे के बाद ही कैबिनेट बैठक भी शुरू हुई है, लेकिन कौन कौन से एजेंडाज गए हैं, बिल्कुल इससे संबंधित अपडेट हम आपको देने वाले हैं। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 पर भी आज जानकारी लेकर आए हैं। साथ ही साथ शारीरिक शिक्षक संगठन भी क्योंकि पहुंचा था धर्मशाला में विधानसभा परिसर के बाहर, क्या कुछ इनकी ओर से कहा गया है, अपडेट आपको देंगे। मल्टीटास्क वर्कर और जेबीटीज पर भी जानकारी लेकर आए हैं। जेओए लाइब्रेरियन संघ पर भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। और स्टोन क्रशर पर भी आज काफी बहस हुई है सेशन में। स्टोन क्रशर क्योंकि पहले बंद कर दिए गए थे, उसके बाद फिर कुछ एक स्टोन क्रशर्स को खोलने का फैसला वर्तमान सरकार की ओर से लिया गया, शुरू करने का फैसला एक बार फिर से सरकार की ओर से लिया गया। तो इस पर हमें पक्ष और विपक्ष में काफी बहस देखने के लिए मिली और बात यहां तक पहुंच गई कि विपक्ष की ओर से वॉकआउट भी किया गया। और भी कौन से ऐसे मेन क्वेश्चंस लगाए गए थे आज सेशन में विधानसभा सदस्यों की ओर से, और जिसमें तीखी नोकझोंक भी देखने के लिए मिली है, अपडेट आपको देंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ी 5 बड़ी जानकारियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें कुछ एक तो सवाल लगाए गए थे सेशन में, और कुछ एक कैबिनेट में आज बड़े फैसले हो सकते हैं शिक्षा महकमे से जुड़े। तो बिल्कुल बारी बारी से हम आपको जानकारी देने वाले हैं, लेकिन शुरुआत हम कल्लोग मर्डर से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि शिमला के कल्लोग में शिवपुरी कब्रिस्तान में एक युवक के मर्डर होने का मामला सामने आया था, और इस पूरे मामले की गुत्थी अब यहां शिमला पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल बीती शाम को ही कृष्णा नगर से एक 26 वर्ष के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। इसी ने इस मर्डर को अंजाम दिया था। फिलहाल ये जानकारी पुलिस की ओर से सामने आई है। हालांकि घटनास्थल पर भी इस युवक को ले जाया गया था और वहां सीन रिक्रिएट इससे करवाया गया। बताया जा रहा है कि जिस युवक को मारा गया है उसकी उम्र महज अभी 22 वर्ष थी और असीम उसका नाम है। झारखंड से वो मूल रूप का रहने वाला था। हालांकि अभी शिमला में ही काफी वर्षों से रह रहा था, लेकिन अगर होम टाउन की बात करें तो उसका झारखंड में था। ये दोनों ही आपस में गहरी दोस्ती रखते थे और पिछले कई वर्षों से एक दूसरे के मित्र थे। लेकिन एक शाम को ये 4 दोस्त बिल्कुल इसी जगह पर मिले जहां इन्होंने शराब पी। उसके बाद 2 युवक यहां से चले गए थे, लेकिन जो असीम और अभिषेक था ये दोनों वहीं रुक गए, जिसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई, और बहस के चलते ही ये जो 26 वर्षीय युवक है अभिषेक, इसने असीम को मार दिया। अभी और भी इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ऐसी क्या बहस हो गई थी, क्यों उसका मर्डर करने तक की नौबत आ गई, और इस घटना में कोई और तो उसके साथ शामिल नहीं है। इस पर लगातार अभी पुलिस कर्मियों की ओर से पूछताछ की जा रही है। मल्टीटास्क वर्कर्स पर भी आज हम अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि ये विधानसभा परिसर के बाहर आज पहुंचे थे। हालांकि जोरावर स्टेडियम में खड़े होकर ही इन्होंने एक तरह से प्रदर्शन किया है। देखिए, कई ऐसे वर्ग आज पहुंचे थे जो पोस्टर्स पकड़कर खड़े थे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाह रहे थे, और जब मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरा और सीएम ने वहां रुककर इनसे बात नहीं की, तो कुछ एक मीडिया कर्मियों ने इनसे ये भी सवाल किए कि क्या ये उम्मीद रख रहे थे मुख्यमंत्री रुकेंगे, और क्यों वहां पर आक्रोश करने के लिए या दिखाने के लिए पहुंचे हैं। तो सभी वर्गों का ये कहना था कि ये किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आक्रोश नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अगर तस्वीरों की बात करें, जब भी देखिए सैकड़ों की संख्या में या फिर मान लीजिए आप 40 या 50 की संख्या में भी हैं और पोस्टर्स लेकर आप खड़े हैं, वो भी विधानसभा परिसर के बाहर, तो उसे एक तरह से प्रदर्शन में ही काउंट किया जाता है। तो ये वर्गों को भी समझने की काफी आवश्यकता है। तो अब ये मल्टीटास्क वर्कर्स पर हम आना चाहेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग में 1.5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूर्व जयराम सरकार में इन्हें लगा दिया गया था, 2022 में इनकी नियुक्तियां हुई थी और 4500 ही इन्हें मानदेय दिया जा रहा है। इसलिए इस मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे इन्हें घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। करीबन इनकी संख्या 5000 है और कई तरह की समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इन्हें अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है, और ऐसे में इन्हें बहुत बार साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिल रहा है। जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उस वक्त रविवार के दिन भी इन्होंने
अपनी सेवाएं दी हैं और उसके बदले इन्हें कुछ नहीं मिला। अब 4500 से बढ़ाकर इनका मानदेय लगभग 9 से 10 हज़ार के करीब किया जाना चाहिए, ये कहना इनका है। हालांकि ये भी इनकी ओर से माना जा रहा है कि दैनिक भोगी ही इन्हें अब बना दिया जाए। अब कई दफा इससे पहले ये सीएम सुक्खू से और मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फायदा इन्हें कुछ नहीं हुआ और यही आरोप आज इनकी ओर से लगाया गया है कि आश्वासन कई दिए वर्तमान सरकार ने भी, लेकिन मांग पर जब गौर नहीं हुआ तो ये सभी धर्मशाला पहुंच गए अपनी इस मांग के साथ कि ये जो 5000 के करीब संख्या है और 1.5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जिस वक्त इनकी भर्तियां पूर्व जयराम सरकार में हुई थी तो देखिए सीधे तौर पर पहले ही ये जानकारी दे दी जाती है कि कितना मानदेय रहेगा और कितने घंटों की इन्हें सेवाएं देनी होगी, लेकिन उसके बाद कई ऐसे वर्ग सामने आते हैं फिर जिनका ये कहना होता है या तो इन्हें रेगुलर कर दिया जाए या फिर इनका मानदेय बढ़ाया जाए। देखिए अगर इस मानदेय से आपत्ति थी तो पहले ही इन्हें इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए था और अब अगर अप्लाई कर दिया गया है तो मानदेय बढ़ोतरी की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कई वर्गों से जुड़ी इसी तरह के मामले यहाँ पर सामने आते हैं कि पहले जब भर्तियां होती है तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं रहती, लेकिन भर्ती होने के बाद फिर इन्हीं की ओर से कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं, इनके प्रोसेस को बदल दिया जाए, मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, टाइमिंग गलत है, इस तरह के कई इश्यूज इनकी ओर से रखे जाते हैं। फिलहाल ये भी अपनी ऐसी ही मांग के साथ पहुंचे थे, लेकिन पूरी होती है या नहीं ये देखना होगा। जीओए लाइब्रेरियन पर भी अब हम आना चाहेंगे, ये भी क्योंकि विधानसभा परिसर के बाहर आए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। पिछले कई वर्षों से ये अपने पहले भर्ती नियमों के इंतजार में बने रहे और अब जब भर्ती नियम इनके लिए तैयार किए गए हैं हाल ही में तो उसका ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि +2 में 50% अंकों की शर्त लगाई गई है जिसे कि इसमें कई अभ्यर्थी पूरा नहीं कर पाएंगे, सीधे तौर पर इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और जहां पहले इन्होंने डिप्लोमा ही हासिल किया है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, लेकिन अब इसमें बैचलर डिग्री की शर्त रखी गई है, बैचलर्स इन साइंस लाइब्रेरी, तो ये शर्त भी पूरी नहीं कर पाएंगे। 5 से 6 हज़ार के करीब संख्या सीधे तौर पर बाहर हो जाएगी अगर ये 2 शर्तें भर्ती नियमों में रखी जाती हैं जीओए लाइब्रेरी के पद भरने के लिए। 771 के करीब ये पोस्टें भरी जानी हैं। प्रक्रिया इसके लिए शुरू हो सकती थी लेकिन गतिरोध पहले ही बढ़ गया है और जैसा कि हमने कहा आज फिर ये विधानसभा परिसर के बाहर पहुंचे थे कि इन शर्तों को हटा दिया जाए क्योंकि ये इन पर सूट नहीं कर रही है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जमा 2 में 50% अंक हासिल नहीं किए हैं और अब इनके पास समय ऐसा भी नहीं है कि ये +2 में इम्प्रूवमेंट कर सके या फिर दोबारा इन्हें मौका मिल सके अपने अंक बढ़ाने का। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक भी आज देखिए जोरावर स्टेडियम में पहुंचे थे और इनकी ओर से भी यही मांग रखी जा रही है कि पिछले 7 सालों से भर्ती इनकी नहीं हो पाई है। सभी कैटेगरीज की जब शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो इन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ही आए थे और पोस्टर्स भी इन्होंने हाथ में लिए हुए थे और इन्हीं की ओर से ये स्टेटमेंट दी गई है कि ये कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ना कोई आक्रोश दिखा रहे हैं, महज ये तो मिलने के लिए आए हैं। लेकिन जब मिलने के लिए कोई भी प्रतिनिधि मंडल आता है तो वो पोस्टर्स के साथ नहीं पहुंचता है, सबसे ज्यादा समझना ये जरूरी है। दूसरी बड़ी बात, लगभग 11 जिलों से ये शारीरिक शिक्षक आज पहुंचे थे, बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं, तो 25 दिसंबर से पहले इनकी भी भर्ती हो जानी चाहिए लगभग, क्योंकि ये पूर्व जयराम सरकार में 870 के करीब पोस्ट निकाली गई थी लेकिन किसी वजह से मामला कोर्ट पहुंच गया था जिस वजह से इसमें स्टे लग गया था। लेकिन अब स्टे हट गया है तो 25 दिसंबर से पहले इनकी भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो, ये मांग इन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से और मुख्यमंत्री से उठाई है। इनके भी करीबन 5000 संख्या है और ये सभी शैक्षणिक योग्यता भी पूरी करते हैं, भर्ती नियम भी पूरे कर सकते हैं, यानी कि एनसीटी की गाइडलाइंस के तहत ये परफेक्ट हैं। ये इनकी ओर से बार बार हवाला दिया जा रहा है और ऐसे में बहुत मुश्किल से अब स्टे हटा है इनकी भर्ती से, तो प्रक्रिया जल्दी पूरी होनी चाहिए। इस मांग के साथ ये शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए आए थे। जीओए पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी भी आए थे, पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल धर्मशाला आज पहुंचे हुए थे और जल्दी रिजल्ट घोषित कर इन्हें भी नियुक्तियां दे दी जाए, इन्होंने भी मांग रखी है। अब ये देखा जा सकता है सिनेरियो किस तरह का बन गया है, इतने ज्यादा वर्ग एक ही दिन में पहुंच रहे हैं विधानसभा परिसर के बाहर। इस तरह के हालात हमें देखने के लिए तब मिलते हैं जब 4 या 4.5 साल का कार्यकाल किसी भी सरकार का पूरा हो गया हो। यहाँ महज 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके बाद से लेकर लगातार उन वर्गों की लाइन नजर आ रही है जो कि पिछले कई समय से मांगे उठा रहे हैं या समस्याओं का समाधान जिनका नहीं हो पाया है। तो पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी भी आए थे कि रिजल्ट घोषित कर इन्हें नियुक्ति दे दी जाए। हालांकि इनके केस में मुख्यमंत्री पहले
2 से 3 बार ऐलान भी कर चुके हैं कि 817 वालों को थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है, जल्द इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और अधिकारियों को भी इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए थे, जिसका नतीजा हमें देखने में ये मिला था कि कार्मिक विभाग ने पहले देखिए विधि विभाग को फाइल भेजी थी कानूनी राय लेने के लिए, और विधि विभाग ने वापस से ये फाइल कार्मिक विभाग को फिर भेज दी थी इस राय के साथ कि इसमें लगभग 5 के करीब आरोपी हैं जो कि पेपर लीक मामले से संबंधित जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें जब तक वो पूरी तरह से दोषी साबित नहीं होते हैं, उन्हें परीक्षा से भी डीबार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितने आरोपी हैं उतनी सीटें खाली रखी जाए और उसके बावजूद फिर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी बड़ी बात ये भी यहाँ विधि विभाग की ओर से कही गई थी कार्मिक विभाग को कि वो एक बार विजिलेंस ब्यूरो से भी इस पूरे मामले में डिस्कशन कर ले। वो विजिलेंस ब्यूरो से ज़रूर ये पूछ ले कि अभी कितना समय और ज़्यादा जाँच के लिए लगने वाला है, या फिर जाँच का दायरा क्या बढ़ेगा, या चार्जशीट दायर करने में यहाँ कितना वक्त लगने वाला है। तमाम चीज़ों को लेकर विजिलेंस ब्यूरो से भी डिस्कशन करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रोसेस अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। और यही कारण है कि JOIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी फिर धर्मशाला पहुंच गए सैकड़ों की संख्या में, और क्योंकि कुल 1800 के करीब पदों पर ये भर्तियां होनी हैं। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन साफ तौर पर ये सामने आ चुका है कि दूसरे पोस्ट कोड्स की मेरिट को रिकास्ट किए बिना कुल 817 के जितने पद हैं उस पर ही रिजल्ट घोषित किया जाए, तो फिर अब यहाँ इंतज़ार करना वैसे ही अभ्यर्थियों के बस में नहीं होगा, क्योंकि पहले कोर्ट के फैसले के इंतज़ार में ये थे। अब उसके बाद FIR दर्ज होने का मामला इस पोस्ट कोड में सामने आ गया। फिर मुख्यमंत्री ने हालांकि ऐलान कर दिया कि जल्द इसमें रिजल्ट घोषित किया जाएगा, अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और अब तो जब कानूनी राय एक तरह से विधि विभाग की ओर से सामने आ गई है, तो यही सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं कि सब कुछ जब हो चुका है और कानूनी राय भी आ चुकी है कि जितने आरोपी हैं उतनी सीटें खाली रखकर रिजल्ट घोषित हो सकता है, तो इसमें फिर देरी या लेट लतीफी क्यों बरती जा रही है। JBT बैच वाइज भर्ती भी एक तरह से स्थगित हो गई है, और इसमें साफ तौर से ये कहा गया है कोर्ट की ओर से कि नियुक्तियां ना दी जाए परमिशन के बिना। तो इस पर भी आज JBT अभ्यर्थियों की ओर से ये एक डिमांड रखी गई है कि जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखा जा सकता है काफ़ी समय बीत गया है इस बैच वाइज भर्ती को लेकर, और अभी तक कोई भी ऐसा इंतज़ाम या व्यवस्था नहीं की जा रही है सरकार की ओर से कि परमिशन इसमें ली जा सके कोर्ट की। अब सेशन पर आना चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और नए अंदाज में भाजपा नजर आई है। गोबर खरीद प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, इसी को लेकर एक प्रदर्शन भाजपाइयों की ओर से किया गया। हालांकि उस वक्त ये सदन में नहीं गए थे, सदन में जाने से पहले ही इन्होंने ये बड़ा प्रदर्शन किया। इन्होंने गोबर की टोकरियां हाथ में ली हुई थी और लगातार इनकी ओर से यही नारे लगाए जा रहे थे कि 2 रुपए प्रति किलो गोबर कब खरीदा जाएगा। जनता को बेवकूफ़ क्यों बनाया गया, कोई भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत सभी भाजपा विधायकों ने हाथ में ये टोकरियां ली हुई थी। एक तरह का नाटक आज इन्होंने वहां पर किया है, और एक नया अंदाज हम कहना चाहेंगे रोजाना ही भाजपा का देखने के लिए मिल रहा है। पिछले कल इन्होंने देखिए एक तरह से पोस्टर्स पहने हुए थे, और ये इनकी ओर से कहा जा रहा था कि कोई भी गारंटी सरकार ने पूरी नहीं की है। 1500 का जिक्र उन पोस्टर्स में किया गया था। महिलाएं की अभी तक इंतजार में हैं, और निःशुल्क बिजली अभी तक नहीं दी गई है। 350 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी, ये भी इन्होंने कुछ एक पोस्टर्स पहने हुए थे। आज दूसरा दिन था, नए अंदाज में भाजपा नजर आए। आज इन्होंने गोबर की टोकरियां छोटी छोटी ली हुई थी हाथ में, और जिसके बाद लगातार इनकी ओर से नारे लगाए गए, प्रदर्शन भी किया गया। तो नई रणनीति के साथ इस बार विपक्ष नजर आ रहा है शीतकालीन सत्र के दौरान। लेकिन सेशन के दौरान किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ये भी अपडेट दे देते हैं। सबसे बड़ा मामला क्योंकि स्टोन क्रशर को लेकर ही अभी सामने आया है, और ये मांग आम लोगों की ओर से भी की जा रही है कि जो स्टोन क्रशर बंद किए गए हैं जल्दी ही उन्हें शुरू करने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि रेत और बजरी काफ़ी महंगी हो गई है और एक तरह से अभी मार्केट में मिल भी नहीं रही है। यही सवाल आज लगाया गया था शुरुआत में ही, और ये भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार, जयराम ठाकुर और विक्रम सिंह ठाकुर ने इस मामले पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस पर जवाब देते हुए ये कहा कि 112 में से 90 स्टोन क्रशर अब दोबारा शुरू हो गए हैं।
बाकी के जो स्टोन क्रशर है वो इसलिए शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि अवैध रूप से चल रहे थे, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे स्टोन क्रशर चलाने के लिए। हालांकि एक बात उन्होंने और कही कि ब्यास नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, इस वजह से ही यहाँ पर स्टोन क्रशर्स को बंद करना पड़ा था। प्राकृतिक आपदा के दौरान ये दरअसल नुकसान हुआ था, क्योंकि सवाल भाजपा विधायकों की ओर से ये पूछा गया था कि आखिरकार किस आधार पर स्टोन क्रशर को बंद किया गया और फिर किस कारण से इन्हें दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। तो इसीलिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से जवाब दिया गया कि प्राकृतिक आपदा में ब्यास नदी बेसिन में बड़ा नुकसान हो गया था, इसलिए इन्हें बंद करना पड़ा था। लेकिन इससे संतुष्ट नजर नहीं आया विपक्ष। और दूसरी बात यह है कि सीएम सुक्खू ने भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए ये कहा कि रेत और बजरी के रेट को भी अब यहाँ नियंत्रण में लाया जाएगा। और पुरानी व्यवस्था में राज्य को करीब 170 करोड़ रॉयल्टी का नुकसान हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि अवैध रूप से कुछ एक स्टोन क्रशर चलाए जा रहे थे और पूर्व जयराम सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। माइनिंग से होने वाली कमाई को अब राज्य सरकार 215 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 500 करोड़ तक करने वाली है। इसी बात से नाखुश होकर फिर भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से और मुख्यमंत्री की ओर से ये कह दिया गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी कि अवैध रूप से पूर्व जयराम सरकार में ये स्टोन क्रशर्स चलाए जा रहे थे और उस वक्त रॉयल्टी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा राज्य सरकार की। तो इस पर खूब हंगामा बरपा और उसके बाद वॉकआउट कर दिया गया और राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों ने नारे भी लगाए। देखिए, इसी के अतिरिक्त जो दूसरा सवाल किया गया था ये कांग्रेस विधायक संजय रतन ने किया था, जो कि ज्वालामुखी से विधायक हैं। इन्होंने अपने पीडब्ल्यूडी डिवीजन को लेकर सवाल पूछा था। इस पर विक्रमादित्य सिंह ने जवाब कुछ इस तरह से दिया कि ज्वालामुखी में ये डिवीजन 13 अगस्त 2022 को पूर्व सरकार ने खोला था, लेकिन नई सरकार की ओर से जब कुछ एक फैसले रिव्यू किए गए तो ये स्थापित नहीं हो पाया था। और मुख्यमंत्री ने भी इस पर हस्तक्षेप करते हुए ये कहा है कि विधान की हरोली, ज्वालामुखी और नदौन में पीडब्ल्यूडी का कोई भी डिवीजन नहीं है, इसलिए इस बार जब नया बजट आएगा तो इन क्षेत्रों में ये नए डिवीजन खोल दिए जाएंगे या एक तरह से इस पर विचार किया जाएगा। तो मंत्री और सीएम सुक्खू की ओर से, दोनों की ओर से ही इसमें जवाब दिया गया है डिवीजन खोलने पर। स्कूल एडमिशन को लेकर भी एक सवाल किया गया था। हाल ही में वर्तमान सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि अब पहली कक्षा में अब वही बच्चा एडमिशन ले पाएगा जिसने 6 वर्ष की आयु पूरी कर ली होगी। तो ये कांगड़ा से विधायक, जो कि भाजपा विधायक है, पवन कुमार काजल की ओर से सवाल किया गया था। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये जवाब दे दिया है कि नए शैक्षणिक सत्र में उसी बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा जो 6 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका होगा। और इस पॉलिसी में अब और कोई भी संशोधन राज्य सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा। इसलिए आम लोगों की ओर से भी, क्योंकि ये डिमांड रखी जा रही थी कि इसमें बदलाव होना चाहिए, बहुत सारे पेरेंट्स क्योंकि अब ये चाहते हैं कि 5 साल की उम्र में भी पहली कक्षा में उनके बच्चे को दाखिला मिल जाए। कुछ इससे सहमत थे, लेकिन कुछ एक में गतिरोध देखने के लिए मिल रहा था। तो क्लैरिटी यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री ने दे दी है और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि कोई भी संशोधन इस पॉलिसी में नहीं किया जाएगा। जो फैसला हो चुका है वही अब नए शैक्षणिक सत्र में लागू होने वाला है। एनटीटी भर्ती पर भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज एक बड़ा संकेत दिया है। इनका कहना था कि लगभग 6000 के करीब ऐसे प्री प्राइमरी स्कूल है जहां पर कक्षाएं लगाई जा रही हैं और एनरोलमेंट इसके लिए राज्य सरकार ने 10 के करीब निर्धारित की है, यानी कि 10 के करीब बच्चे होने चाहिए और उसके बाद यहाँ भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि इससे पहले अधिकारियों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं इसी भर्ती को लेकर। कभी तो उनकी ओर से ये कहा गया कि नए सिरे से हमें इसमें प्रशिक्षण देना चाहिए महिलाओं को, तो फिर कभी इसमें कुछ और आइडिया निकाला गया कि जेबीटीज को ही क्यों ना शामिल कर दिया जाए, आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी इसमें प्रेफरेंस देने की बात हुई थी। लेकिन आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से ये बात कही गई है कि एनरोलमेंट 10 से ज़्यादा बच्चों की निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के विचाराधीन ये मामला है और एनटीटी भर्ती पर जल्दी ही फैसला लिया जा सकता है। लेकिन क्या उन महिलाओं को इसमें मौका मिलेगा जो कि एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स हैं और जिनके पास केवल 1 ही साल का डिप्लोमा है, या महज 2 साल का डिप्लोमा ही इसमें मान्य होगा? अभी तक सिचुएशन इस पर क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री बार बार एक चीज कहते हैं कि एनसीटीई की गाइडलाइंस को किसी भी भर्ती में अब दरकिनार नहीं किया जाएगा। तो एनसीटीई की गाइडलाइंस उसमें ये कहती हैं कि 2 साल का डिप्लोमा ही मान्य होगा और यहाँ अधिकतर महिलाएं ऐसी
है जिनके पास 1 साल का ही डिप्लोमा है। तो पहले इसमें जो कुछ एक आइडियाज़ विभाग के अधिकारियों की ओर से दिए गए थे उन्हीं को ही अप्लाई किया जाएगा, या फिर कोई नया रास्ता निकाला जाता है, या 1 साल का अतिरिक्त कोर्स इन महिलाओं से करवाया जाएगा। इस पर हालांकि मंत्री ने अभी तक कोई बात नहीं कही है, लेकिन एक ये जिक्र जरूर कर दिया है कि सरकार के विचार में ये मामला है और कोशिश की जाएगी कि जल्द ये भर्तियां हो सकें। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से जो राशि जारी की गई है आपदा को लेकर, उसमें भी एक तरह से बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पहले भी कई तरह के बयान दिए गए विपक्ष की ओर से भी और सत्ता पक्ष की ओर से भी, लेकिन सेशन में भी ये मसला खूब गूंजा है। और सीएम सुक्खू की ओर से इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हाल ही में जो 634 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए हैं उसमें पहले के 200 करोड़ रुपए भी मिलाकर दिए गए हैं। यानी कि पहले जो 200 करोड़ दिए गए थे केवल उसे मंजूरी मिली थी, लेकिन अब यहाँ 634 करोड़ के साथ ही उन 200 करोड़ों को भी ऐड किया गया है। तो कुल मिलाकर यही राशि है जो कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक हिमाचल को दी गई है और प्रभावितों की जिससे मदद की जा सकती है। हालांकि मेमोरेंडम जो कि जारी किया गया था केंद्र सरकार को देने के लिए वो 9,000 करोड़ से ज़्यादा का था, तो इसके मुकाबले 6% मदद ही अभी तक केंद्र सरकार ने की है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जवाब ये दिया है कि झूठी राजनीति कांग्रेस सरकार कर रही है, लोगों में झूठ फैला रही है और लोकसभा चुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं आम लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, केंद्र सरकार ने पूरी मदद की है और जो राशि दी जा रही है उसे प्रभावितों तक पहुंचाया भी जाए। और कितने प्रभावितों की मदद की गई है इस पर भी नेता प्रतिपक्ष की ओर से ब्यौरा मांगा गया है। हालांकि ऋण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने आज अपनी बात स्पष्ट तौर पर कही है। इनका ये कहना था कि लगातार भाजपाइयों की ओर से ये कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ से ऊपर का ऋण ले लिया गया है 1 साल के कार्यकाल के भीतर ही, लेकिन ये सभी जानते हैं कि जो केंद्र सरकार ने लिमिट दी थी वो महज 6,641 करोड़ तक की थी और इसमें भी अभी 1,300 करोड़ का लोन लेना बाकी है, यानी कि ये राशि अभी तक रह गई है। तो ऐसे में 10,000 करोड़ का आंकड़ा फिर कैसे बना, ये भाजपा के नेता बताएं। तो देखा जा सकता है, चाहे बात लोन को लेकर हो या फिर जो राहत राशि जारी की गई है केंद्र सरकार की ओर से उस पर हो, लगातार यहाँ आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर पक्ष और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से 22 दिसंबर को आंदोलन किया जाएगा। हर जिला में ये आंदोलन करने वाले हैं। प्रतिभा सिंह की ओर से आज ये स्टेटमेंट दी गई है। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि कुछ एक सांसदों को निलंबित किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। ये विपक्षी दल के सांसद थे। इसी पर लगातार कांग्रेस की ओर से कोई ना कोई कड़ी टिप्पणी की जा रही है और अब यहाँ सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से कहा गया है कि विपक्षी दलों के सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है ये केवल उनका अपमान नहीं बल्कि लोकतंत्र की भी हत्या है। और इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश भर में ये प्रदर्शन होने वाला है 22 दिसंबर को। हिमाचल प्रदेश में भी हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि तानाशाही नीतियां एक तरह से केंद्र सरकार ने बना दी है, ये आरोप प्रतिभा सिंह ने लगाया है और इसी के विरुद्ध अब कांग्रेस आवाज उठाने वाली है। संसद में भी विपक्षी दलों के नेताओं को कहने का मौका केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इनके सवालों से बचने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। वहीं देखिए, उठाऊ पेयजल योजना को लेकर भी आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से जवाब दिया गया है। दरअसल ये ब्यास नदी की उठाऊ पेयजल योजना है, इसका जो मुख्य रिसोर्स है क्योंकि वो बदल दिया गया है, तो इस पर उप मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि योजना का मुख्य रिसोर्स बदलने से 5 साल की लागत में करीब 62 करोड़ रुपए की कमी आने की संभावना है। और भाजपा विधायक सतपाल सत्ती के सवाल पर यह जवाब उप मुख्यमंत्री ने दिया है। स्मार्ट मीटर पर अब आना चाहेंगे क्योंकि जल्दी ही स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अभी क्योंकि शिमला और धर्मशाला में ही स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और बाकी के जिलों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी जो कि अंतिम दौर पर है। जैसे ही ये टेंडर प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो फिर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बाकी के जिलों में भी शुरू होने वाली है। ये केंद्र सरकार की RDSS योजना है। इसी के तहत बड़े पैमाने पर बिजली बोर्ड में ये स्मार्ट मीटर्स खरीदे जाएंगे। लगभग ये 37 करोड़ रुपए की परियोजना है और इसमें 1900 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर खरीदे जाएंगे, यानी कि 1900 करोड़ लगभग स्मार्ट मीटर्स पर इसमें खर्च होने वाले हैं। और टेंडर प्रक्रिया जैसा कि हमने कहा आखिरी पड़ाव पर है। इसमें एक स्मार्ट मीटर 10,000 रुपए का बताया जा रहा है और एक मुश्त ही यहाँ पर उपभोक्ताओं को इसका भुगतान नहीं करना होगा, बल्कि मीटर रेंट या अन्य सुविधाओं के नाम पर किस्तों में उनसे ये पैसे यहाँ पर वसूले जाएंगे।
अब कैबिनेट पर आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। ठीक 5:45 पर ये कैबिनेट बैठक शुरू हुई। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कौन कौन से बिलों में संशोधन होने वाला है, और इसके अतिरिक्त कुछ एक, क्योंकि यहाँ फैसले भी आज होने वाले हैं शिक्षा महकमे से जुड़े, ये भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले राजस्व विभाग से शुरू करना चाहेंगे, ताकि इस डिपार्टमेंट में सुचारू रूप से काम चल सके। इसीलिए रिटायर्ड पटवारी और कानूनगो को सरकार नियुक्त कर सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमियां अभी राजस्व विभाग में ही देखने के लिए मिल रही थी। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी। और अब इस महकमे में काम को इम्प्रूव किया जाएगा, कैसे और ज़्यादा विकास लाया जा सकता है, इस पर ही सोच विचार राज्य सरकार कर रही है। इसलिए रिटायर्ड पटवारी और कानूनगो को सरकार नियुक्त कर सकती है। वाटर सेस कमीशन, अब वाटर कमीशन किया जा रहा है, एक तरह से नाम इसका बदला जाएगा, क्योंकि इससे फिर इसका दायरा भी बढ़ जाएगा। और होम स्टे और टूरिज्म एक्ट को लेकर पिछले कल हमने आपको जानकारी दी थी, इसमें भी संशोधन किया जा रहा है। हालांकि इसमें संशोधन लाने के लिए बुधवार को भी विधानसभा में बिल रख दिया गया है। अब होम स्टे पर भी टैक्स लगेगा। शिक्षा विभाग से संबंधित जो 4 बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, एक तो उसमें स्मार्ट यूनिफॉर्म को लेकर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को स्मार्ट यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा। अब सलवार या कमीज में लड़कियां नजर नहीं आएंगी, बल्कि स्कर्ट या पैंट पहनने का राज्य के सरकारी स्कूलों की छात्राओं को भी मौका दिया जाएगा। तो इस पर फैसला होना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल अब बनाए जाएंगे, सरकारी स्कूल भी, और इसके लिए कवायद जल्दी शुरू हो सके। हालांकि नए शैक्षणिक सत्र से ये निर्देश लागू होने हैं, तो इस पर भी आज की कैबिनेट में फैसला होने वाला है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर वाईएस परमार ऋण योजना में भी संशोधन किया जा रहा है। पहले क्योंकि जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से 1% ब्याज पर एजुकेशन लोन मिलता था। हालांकि अभी भी 1% ब्याज पर ही एजुकेशन लोन मिलेगा, लेकिन लोन अप्रूव करने के लिए 72 घंटे का समय पहले लगा करता था। अब इस अवधि को बढ़ाया जा रहा है 7 दिन के लिए। 72 घंटे की अवधि को बढ़ाकर 7 दिन किया जाएगा, यानी कि इतने दिन होंगे अब एक तरह से ये लोन अप्रूव करने के लिए। स्कूल एडॉप्शन पॉलिसी पर भी आज चर्चा हो सकती है, इस पर भी मंजूरी एक तरह से मिल सकती है। कुछ एक नामी लोगों को राज्य के सरकारी स्कूलों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि वो उन स्कूलों को अडॉप्ट कर सके और वहाँ के विकास में अपना योगदान दे सके। फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हो या फिर कैसे यहाँ गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई और ज़्यादा की जा सकती है, इस पर सोच विचार करने की बात हो तो एक तरह से उनकी राय भी ली जाएगी, और आर्थिक तौर पर भी वो सरकारी स्कूलों की मदद करने वाले हैं। तो इसीलिए ये एडॉप्शन पॉलिसी बनाई जा रही है। एडॉप्शन पॉलिसी में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, कोई राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, या एक तरह से कोई उद्योगपति भी हो सकता है। अपने मन मुताबिक ये किसी भी सरकारी स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं और वहां के विकास में पूरा योगदान दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।